संगीत बहुत समय पहले की बात है। जगदीशपुर गांव हमेशा खुशहाल रहता था, लेकिन इस बार नवंबर का महीना क्या आ गया कि मानो कि इस पर किसी की नजर सी लग गई है। नवंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था और इस गांव में जोरों की ठंड पड़ने लग गई थी। इस गांव में नौजवान लोग बहुत कम थे, लेकिन बूढ़ बुजुर्ग की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस गांव में आज से पहले इतनी ठंड कभी नहीं गिरी थी, लेकिन इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ कर दिया था। ठंड इतना बढ़ चुका था कि जितने भी बूढ़े और बुरी माँ थी उनकी मौत होना शुरू हो चुका था। गांव के बगीचे के बाहर सिर्फ लाश जल रहा था। ठंड की वजह से सारे लोग जलता लाश के पास खड़े होकर आग सेक रहे थे। अरे भैया, इतनी ठंड तो आज से पहले कभी नहीं इस गांव पर पड़ा था। लेकिन इस बार देखो, ठंड की वजह से मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब मुझे लगता है कि इस गांव में जितने बूढ़े और बूढ़ी माँ हैं उनको सफाया करने के लिए ये ठंड आई है। हाँ मोहन, मुझे भी लगता है कि ठंड इस बार पूरा तहस नहस करके ही मानेगा। देख रहे हो, बगीचा लग रहा है शमशान हो चुका है। पता नहीं किस कारण से हमारे गांव में इतनी ठंड पड़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 महीने के अंदर इस गांव में एक आदमी नहीं बचेगा। जगदीशपुर गांव में ठंड की कहर नहीं बल्कि लाशों की कहर गिरी थी। ठंड अभी शुरू ही हुई थी और ना जाने कितने लोगों को लाश के ढेर पर सुला दी थी। जोरों की ठंड की वजह से गांव के हर लोग परेशान हो चुके थे। उनको ये भी पता नहीं था कि अगला नंबर किसका है। इसी गांव में एक गरीब छोटा परिवार मंगल और उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बूढ़े पिता के साथ रहता था। मंगल बहुत गरीब था। वो अकेला गांव के साहूकार के यहाँ मजदूरी का काम करके अपने 4 परिवारों का कैसे कैसे पेट भरता था। लेकिन इस ठंड ने उसका भी जीना हराम करके रख दिया था। अरे तुलसी, पहले तो एक ही चिंता रहता था कि कैसे भी करके घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना है। लेकिन जब से इस ठंड का मौसम शुरू हुआ है तब से मेरी चिंता दोगुनी हो गई है। अब तुम ही बताओ कि मैं घर में 2 वक्त की रोटी जुटाऊं या ठंड से बचने के लिए रजाई कंबल खरीदूं। लेकिन जी, अगर आप रजाई कंबल नहीं खरीदेंगे तो ठंड दिन पर दिन बढ़ता ही रहेगा, और भगवान ना करे कहीं पिताजी को ठंड मार दिया तो हम लोग उनकी इलाज कैसे करेंगे। आप एक काम कीजिए, साहूकार जी से कुछ पैसे उधार मांग कर देखिए, क्योंकि हमारे गांव में ठंड इतनी गिर रही है कि चारों तरफ मातम ही छाया हुआ है। बिना रजाई कंबल खरीदे कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि ठंड एक दिन का तो नहीं ना है। तुम ठीक कह रही हो तुलसी, हमारे पास रजाई खरीदने का भी पैसा नहीं है। अगर पिताजी को ठंड मार दिया तो हम उनकी इलाज कैसे करेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो तुलसी, मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार मांग कर देखता हूँ। मंगल अपनी पत्नी के बात से प्रभावित हो जाता है और कड़कती ठंड में गांव के साहूकार से पैसे उधार मांगने चला जाता है। मंगल सेठ के घर पहुंचता है तो देखता है कि साहूकार भी अपने नर्म बिस्तर छोड़कर आग के गर्म लू सेक रहे हैं। सेठ जी, आप तो जानते हैं कि हमारे गांव में कितनी जोरों की ठंड पड़ रही है और गांव में ना जाने कितने लोग इस ठंड में अपनी प्राण त्याग चुके हैं। मैं बस आपके पास यही उम्मीद में आया हूँ कि आप मुझ जैसे गरीब को कुछ पैसे उधार पर दे दे, ताकि मैं अपने परिवार के लिए रजाई कंबल खरीद सकूं। अरे ओ मंगल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरे गांव का ठेका लिए बैठा हूँ। ठंड तो हर साल आती है, तो क्या मैं तुम्हें हर साल फ्री में रजाई कंबल खरीदने के लिए पैसे दूं। एक काम करने के लिए बोलो तो उसमें भी आलसी दिखाते हो। जितना काम करोगे उतना ही पैसा दूंगा ना। सेठ की घरघराहट वाली आवाज सुनकर मंगल पूरा डर चुका था। वह धीमी आवाज में फिर से आस की गुहार लगाता है। सेठ जी, अगर आज आप मुझे पैसे उधार पर दे देंगे तो शायद मैं अपने बूढ़े पिता और 9 साल की बेटी की जान बचा पाऊंगा। मैं आपसे उम्मीद का गुहार कर रहा हूँ, गरीब पर तरस खाए सेठ जी। ठीक है मंगल, मैं तुम पर तरस खाता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि आजकल फ्री का जमाना नहीं है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम बिना रुके 2 घंटे में 4 कट्ठा जमीन कुदाल की मदद से जोत कर तैयार कर दो तो मैं तुम्हें 1 रुपया दे सकता हूँ। अब तुम बताओ कि क्या तुम ये काम करने के लिए तैयार हो। साहूकार की यह शर्त सुनकर मंगल के पैर तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि इस जालिम ठंड में खेत में काम करना बहुत ही कठिन था। लेकिन मंगल मजबूर था। एक तरफ उसके बूढ़े पिता ठंड से कांप रहे थे तो दूसरी तरफ उसके 9 साल की बेटी भी ठंड से कांप रही थी। अब मंगल चाहकर भी सेठ की बात नहीं काट सकता था। अरे क्या हुआ मंगल, किस सोच में पड़ गए। तुम्हें पैसा चाहिए या नहीं? क्या अब तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं हो रही है? नहीं नहीं सेठ जी, पैसे की तो जरूरत है, लेकिन इस ठंड में खेत में काम करना बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर आपकी यही शर्त है तो मैं तैयार हूँ।
अगर मुझे इस ठंड में खेत में काम करके अपने परिवार को बचाना लिखा है तो मैं यह जरूर करूंगा। मंगल मजबूरन कुदाल लेकर साहूकार के खेत में काम करने चला जाता है। ठंड लगातार अपनी बर्फबारी गांव वालों पर गिरा रही थी, लेकिन मंगल अपने परिवार के बारे में ही सोच रहा था। उसके पीठ पर ठंड का बर्फ गिर रहा था, लेकिन फिर भी वो लगातार कुदाल चलाता जा रहा था। आजकल जमाने में गरीब को हर मौसम का शिकार बनना पड़ता है, कभी गर्मी का तो बारिश का। इसलिए इस कहानी से आपको ये सीखना चाहिए कि हर मौसम आने से पहले उसका पूरा इंतजाम करके रखना चाहिए। नहीं तो मजबूरी का फायदा उठाने के लिए साहूकार जैसे इंसान हर जगह पर मौजूद है। देखते दे मंगल 2 घंटे के अंदर पूरा 4 कट्ठे का खेत जोत देता है। अब वह सेठ से पैसे लेने फिर से उसके घर जाने लगता है। सेठ जी, आपके कहे अनुसार मैंने पूरी मेहनत करके आपके खेत को अच्छे तरीके से जोत दिया है। अब आप अपने वादे पर कायम रखकर मुझे मेरे पैसे दे ताकि मैं जल्दी से रजाई कंबल खरीद सकूं। सेठ ने अपने शर्त के मुताबिक मंगल को 12 रुपए दे देते हैं और मंगल पैसे लेकर सीधा गांव के बाजार में निकल जाता है। वो एक रजाई कंबल के दुकान में जाता है। भैया, मुझे जल्दी से एक कंबल दे दीजिए। मेरे बूढ़े पिता और एक छोटी सी बेटी ठंड से कांप रही है। देखो भाई, मेरे पास कंबल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कैसा कंबल चाहिए? आपको देखकर तो ये लग रहा है कि आप बहुत गरीब हो। आपके लिए यह वाला कंबल ठीक रहेगा। इसका कीमत ज्यादा नहीं है, बस 15 रुपए है। भैया, लेकिन मेरे पास 15 रुपए तो नहीं है। आप एक काम कीजिए, कोई ऐसा कंबल दिखाइए जो 12 रुपए में हो, क्योंकि मेरे पास इतना ही है। दुकानदार अपने दुकान में सारे जगह ढूंढ लेता है, लेकिन उसके दुकान में कोई ऐसा कंबल नहीं था जो 12 रुपए में हो। दुकानदार अंत में मायूस होकर मंगल से कहते हैं, अरे भाई, इतनी महंगाई के जमाने में 15 रुपए से नीचे का कंबल मिलना बहुत मुश्किल है। मैं सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन एक भी कंबल ऐसा नहीं है जो 12 रुपए में हो। अगर तुम्हारे पास 3 रुपए और होते तो मैं तुम्हें कंबल दे सकता था, लेकिन इतना मैं तो नहीं होगा। देखिए भैया, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं टूट जाऊंगा, क्योंकि मैं यह 12 रुपए बहुत मेहनत करके कमाया है और इस ठंड में अपने परिवार को यह उम्मीद देकर आया हूँ कि उनके लिए रजाई कंबल लेकर आऊंगा, और अगर नहीं लेकर गया तो वह टूट जाएंगे। भैया, आप एक काम कीजिए, मुझे रुपए उधार पर दे दीजिए, मैं कुछ दिनों में लौटा दूंगा। देखो भाई, मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये दुकान मेरा नहीं है। अगर मेरे मालिक को ये पता चल गया कि मैंने कंबल उधार पर बेचा है तो मुझे काम से निकाल देंगे। मुझे माफ करो भाई। दुकानदार ने मंगल की मदद करने से अपना हाथ खड़ा कर देता है। मंगल बेचारा मायूस 12 रुपए लेकर घर वापस आने लगता है। घर पहुंचकर देखता है कि उसके पिता और बेटी ठंड से कांपते हुए आग के गर्म वाष्प ताप रहे हैं। वहीं कोने में तुलसी बैठकर मंगल का घर लौटने की इंतजार कर रही है। तुलसी मंगल को दरवाजे पर देख बहुत खुश होती है और पास जाकर कहती है, अजी, आप इतनी देर क्या कर रहे थे? आपको पता है मुझे कितना घबराहट हो रहा था, मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। और क्या हुआ सेठ, पैसे दिए या नहीं? अरे नहीं तुलसी, सेठ अब मतलबी हो गए हैं। पहले मुझे कितना मानते थे, उनका कोई काम होता था तो मुझसे ही करवाते थे और मैं भी उनका हर काम अपना समझकर रात रात भर करता था। लेकिन आज देखो मेरी स्थिति खराब क्या हो गई कि वो मुझे धोखा देना शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे कड़कती ठंड में खेत में काम करवाया ताकि उसके बदले में वह मुझे 12 रुपए दे। लेकिन तुलसी, वह 12 रुपए भी कम पड़ गए। कोई कंबल 15 रुपए से नीचे का नहीं था। मैं चाहकर भी कंबल नहीं खरीद सका। आप चिंता मत कीजिए जी, अगर भगवान हम गरीब को दुख दे रहे हैं तो इंसाफ भी वही करेंगे। चलिए, आप काफी देर से ठंड में भाग दौड़ कर रहे हैं, कल का 6 रोटी बचा हुआ है, उसे खा लीजिए। मतलब एक कहावत है कि गरीब तो गरीब, भगवान भी उसी को दुख देते हैं जो पैसे से गरीब होता है। मंगल इतना मेहनत करने के बाद भी घर में एक कंबल नहीं ला सकता है, क्योंकि उसके नसीब में काल योग लिखा है। मंगल की पत्नी उसे बासी रोटी खाने को देती है, क्योंकि घर में पैसे के साथ साथ अनाज भी खत्म हो चुका था। ठंड को लेकर गांव में भी हाकर मचा हुआ था। सारे लोग परेशान थे, कहीं आग जलाकर शरीर सेक रहे थे तो कहीं रजाई में घुसकर गर्म सांसें की आह ले रहे थे। पापा पापा, अगर आप कंबल नहीं लाओगे तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। देख रहे हो कितनी जोरों की ठंड पड़ रही है गांव में। मेरे दादाजी के जैसे कितने लोग मर गए। अगर आप कंबल नहीं लाएंगे तो मेरे दादाजी और मैं भी मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं गुड़िया बेटी, ऐसा मत कहो, शुभ शुभ बोलो, भगवान करे हम लोग सही सलामत रहे।
तुम्हारे पिताजी कोशिश कर रहे हैं। देखना हमारे घर भी कंबल आएगी और हम भी उसे उड़ा कर सोएंगे। बस गुड़िया बेटी धीरज रखो। इधर तीनों लोग कंबल के बारे में बात कर ही रहे थे कि इतने में मंगल के पिता को जोर की तबीयत खराब हो जाती है। मंगल बेचारा खाना भी नहीं खाता है और तीनों लोग उठकर पिताजी के पास चले जाते हैं। अरे बेटा, अब लगता है मेरी हड्डी सिकुड़ चुकी है। मेरा बचना नामुमकिन है। इस ठंड भरे जाड़े में सही सलामत भगवान को प्यारे हो जाऊं, वही सही रहेगा। आखिर मुझे जिसका डर था वही हुआ ठंड। मुझे भी अपनी शिकार बना ली। तुम लोग हमेशा खुश रहना मेरे बच्चों। अब मुझे जाने का इजाजत दो। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इस ठंड की इतनी औकात नहीं कि आपको मुझसे दूर करे। मैं आपको बचाऊंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मंगल कितना भी अपने पिता को दिलासा दिया, लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। भगवान के आगे किसका चला है। और देखते ही देखते मंगल के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मंगल बेचारा वहीं फुट फूट कर रोने लगता है। लेकिन क्या करें, ठंड ऐसी गिर रही थी कि बर्दाश्त करना बहुत ही कठिन था। इस गांव में पहले से ही काफी लाश जल चुकी थी और फिर से जालिम ठंड ने एक बूढ़े इंसान को अपना शिकार बना लिया। मंगल अपने पिता का अंतिम संस्कार करने बगल के बगीचे में आया था। एक तरफ उसके पिता जल रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ गांव के लोग उसी जलते शमशान से अपना देह सेक रहे थे। समय बीतता चला जाता है और इस बात को लेकर आज पूरे 21 दिन हो जाता है। दिसंबर का महीना आने में अभी कुछ दिन बाकी ही था और ठंड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। पापा, दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ठंड भी काफी बढ़ रहा है। अगर जल्दी से कंबल नहीं खरीदे तो दादाजी के जैसे मैं भी मर जाऊंगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है पापा। अरे नहीं बेटी, भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। मैं पहले ही अपना पिता खो चुका हूँ, लेकिन अब मैं अपनी इकलौती बेटी नहीं खोना चाहता। तुम चिंता मत करो घुरिया, मैं अभी सेठ से पैसे मांग कर आता हूँ। मंगल अपनी बेटी की यह बात सुनकर पूरा डर जाता है और फटाक से साहूकार के पास पैसे उधार मांगने चला जाता है। मंगल को शायद ये पता नहीं था कि साहूकार अब निर्दयी हो चुका है। पैसे तो उसे देने वाला नहीं था। सेठ जी, आपके पास पैसों की तो कमी नहीं है। अगर हमारी मदद कर दे तो मेरी बेटी ठंड से बच जाएगी। आपको तो पता है कि पहले से और ठंड बढ़ चुका है। अगर इस बार कंबल नहीं खरीदा तो पिताजी के जैसे मैं अपनी इकलौती बेटी को भी खो दूंगा। भगवान के लिए मुझे कम से कम 3 रुपए दे दीजिए। अरे ओ मंगल, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मेरे पास पैसा है तो क्या ऐसे ही लुटाता रहूं? अरे जाओ जाओ, मुझे कोई शौक नहीं कि तुम जैसे गरीब को पैसे दूं। देखिए सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा हूँ। मुझे कम से कम उधार पर पैसे दे दीजिए। मैं कभी काम करके उधार कर दूंगा। नहीं नहीं मंगल, कल करो से आज करो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। घर के बाहर चावल से भरी एक ट्रैक्टर माल खड़ी है। अगर तुम उसे ध्यानपूर्वक गोदाम में रख दो तो मैं तुम्हें पूरे 8 रुपए दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। साहूकार मंगल की मजबूरी का फायदा अच्छे से उठा रहा था। मंगल मजबूर था, उसे बस अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। वह बिना कुछ बोले बाहर आता है और चावल से भरा ट्रैक्टर देखता है तो उसे शौक मार देता है, क्योंकि यह काम के बदले कम से कम उसे 30 रुपए मिलने चाहिए थे। लेकिन मंगल को मजबूर देख सेठ उसका फायदा उठाकर वही काम 8 रुपए में करा रहा था। लेकिन मंगल भी क्या करें, उदास मन से चावल की बोरी उठाता है और गोदाम में रखने लगता है। हे भगवान, आप ऐसे अमीर क्यों बनाते हैं जो गरीब को एक का भी मदद ना करें। ऐसे ऐसे साहूकार से तो अच्छे थे कि आप इस गांव में एक मुखिया या सरपंच रखते जो गरीबों को मदद करें। वहां ठंड में मेरी बेटी कांप रही होगी और सेठ है कि रजाई में बैठकर ठंड का आनंद ले रहा है। क्या गरीब इसी के लिए होता है कि अपना सुख त्याग कर ऐसे से अमीर की सेवा करें। मंगल को ठंड बहुत कम लग रही थी, क्योंकि वो कभी कुदाल चलाता था तो कभी चावल की बोरी उठाता था। इस वजह से उसे ठंड का एहसास नहीं होता था। शाम हो जाती है और मंगल सारे चावल की बोरी अच्छे से गोदाम में रख देता है। वह जल्दी से सेठ के पास जाता है और मजदूरी का पैसा लेकर सीधा कंबल खरीदने उसी दुकान में चला जाता है। ये लो भैया जी 15 रुपए और मुझे जल्दी से एक कंबल दे दो। मंगल कंबल लेकर बहुत तेजी से घर जाने लगता है। उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे रात होती ठंड अधिक बढ़ता जाता। मंगल अपने कदम 2 गुना बढ़ाने लगता है। बाजार से उसका घर कम से कम 20 मिनट की दूरी पर थी।
लंबा सफर तय करने के बाद आखिर मंगल कंबल लेकर अपना घर पहुंच जाता है। लेकिन शायद कंबल लाने में काफी देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी फुट फुट कर रो रही थी। मंगल कंबल नीचे रखता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो तो मैं क्या लाया हूँ, और मेरी बेटी कहाँ है? वो हमेशा मुझे बोलती थी कि पापा मेरे लिए कंबल ला दीजिए। और देखो ना, जब मैं उसके लिए कंबल लेकर आया तो वो मुझे हिचोर कर चली गई। वाह रे मेरी गुड़िया बेटी, तुमने अपने पिता को धोखा दी हो। उठो गुड़िया, देखो तो मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए कंबल लाया हूँ। इसे उड़कर बताओ तो कि कैसा लग रहा है। मंगल अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। गुड़िया उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इस ठंड ने काफी लोगों को अपना शिकार बना लिया था, लेकिन अब गुड़िया को भी एक पिता और एक माँ से दूर कर दिया था। ये सब उस साहूकार की वजह से हुआ है। अगर वह गांव वालों को कुछ कंबल या कुछ पैसे उधार पर दे देता तो शायद वह पूरे गांव वालों को बचा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंगल की इकलौती बेटी भी उसे छोड़कर चली जाती है। पूरे गांव वाले एकजुट हो जाते हैं और सभी समाज मिलकर एक पंचायत बैठाते हैं। देखो गांव वालों, पहले से कि इस गांव में काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और जब से मंगल की बेटी को ठंड मारा है तब से हमें बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अगर साहूकार चाहते तो हम सभी गांव वालों को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनकी वजह से मंगल की बेटी मरी है। ये सब का जिम्मेदार साहूकार है। हाँ लक्ष्मण भैया, साहूकार बहुत ही जालिम हो चुका है। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, फिर अभी किसी की मदद नहीं किए, और ऐसे सेठ हमारे गांव में नहीं रह सकता। जो गरीबों को 1 रुपए का मदद ना करे, ऐसा सेठ हमें नहीं चाहिए। चलो गांव वालों, सभी की मौत का बदला सेठ लेते हैं। ठंड हमारा दुश्मन नहीं बल्कि सेठ ही सबसे बड़ा ठंड है। सभी गांव वाले सेठ पर भड़क चुके थे। उनका मानना था कि सेठ ही उनका ठंड का कारण है। इधर मंगल की बेटी गुड़िया आत्मा बनकर सेठा को डरा रही थी। अरे रामू, देखो तो कौन है। हे भगवान, मुझे कौन डरा रहा है? देखो, तुम जो भी हो सामने आओ। ऐसे छुप छुप डराना बंद करो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों डरा रही हो? सामने आओ ना। गुड़िया सामने आती है। गुड़िया की आत्मा को देखकर सेठ पूरा डर जाता है। अरे ओ साहूकार, तुम अपने आप को क्या समझते हो? पैसों का घमंड हो चुका है तुम्हें। अगर तुम चाहते तो कोई गांव के लोग ठंड की वजह से अपनी प्राण नहीं त्यागते, लेकिन तुम गांव वालों को ऐसे ही ठंड से तड़पते छोड़ दिया। और तो और मेरे पिताजी का भी तुमने मजबूरी का फायदा उठाया। अगर उस दिन मेरे पिताजी को तुमने 3 रुपए समय पर दे दी होती तो शायद आज मैं जीवित होती, लेकिन तुमने उन्हें काम में फंसा दिया। लेकिन आज सबका हिसाब लूंगी। अब तुम्हारा खैर नहीं। इतना कहकर गुड़िया सेठ को उठाकर पटकने लगती है। सेठ दर्द से चिल्लाने लगता है, मुझे माफ कर दो गुड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाओ, मेरी तिजोरी में से सारे पैसे ले ली, लेकिन मुझे छोड़ दो। अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई। हे भगवान, मुझे बचा लो। सेठ जमीन पर गिरते पड़ते गांव की ओर भागने लगता है। आज गुड़िया सेठ को नहीं छोड़ने वाली थी। गांव वालों, मुझे बचा लो। गुड़िया की आत्मा मुझे मार डालेगी। मैं आज से यह वादा करता हूँ कि हर मौसम में गांव वालों का साथ दूंगा। मेरे जितने पैसे हैं वह सब आप सब पर खर्च कर दूंगा, और सभी को 2-2 कंबल फ्री में बांटूंगा। बस आप लोग मुझे गुड़िया से बचा लो। नहीं नहीं लक्ष्मण चाचा, आज मैं इस जालिम सेठ को नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से गांव के न जाने कितने दादा दादी मौत की चिता पर सो गई, और इसकी वजह से आप लोग भी इस ठंड का शिकार होने वाले हैं। अगर यह हमारे बारे में नहीं सोचता तो हम लोग इसके बारे में क्यों सोचेंगे? आप सामने से हट जाइए। आज इसका अंतिम संस्कार कर ही देती हूँ। अरे नहीं गुड़िया बेटी, अगर हम भी इनके जैसा हो जाएंगे तो हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा, और ऐसे भी इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सेठ हमें कंबल और रजाई देने के लिए राजी हो गए हैं, और गर्मी में भी हमारी मदद करेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि सेठ को तुमने गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाई। गांव वाले गुड़िया को समझा बुझाकर सेठ को माफ करवा देते हैं। गुड़िया भी सेठ को छोड़ देती है और आसमान में चली जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा होता